हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। और बेटा आज हमारा चौथा लेक्चर है नीट केमिस्ट्री रिवीजन में। मैंने आपको बोला था कि हम 10 दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कराएंगे। तो आज बेटा क्या है, फोर्थ डे है या फिर फोर्थ लेक्चर मानो आप, ठीक है। तो बेटा आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन। इन दो चैप्टरों को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा जो कंडक्शन वाले पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें फर्स्ट है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है इससे नहीं मतलब है, सीधा सीधा फार्मूला जान लो आप। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। और जो यहाँ रेजिस्टेंस है, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आएगा रो एल बाई ए, ठीक है। ये हो गया एक रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये होता है। नेक्स्ट आता है आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और एल बाई ए यहाँ पे बेटा सेल कांस्टेंट। एल बाई ए यहाँ पे क्या है, सेल कांस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस क्या होती है। तो कंडक्टेंस को सी से डिनोट करते हैं और ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। सी यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जिसको हम कपट से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1/रो, या फिर इसको कह सकते हो C इंटू एल बाई ए। क्लियर। अगर रो के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा रो एल बाई ए। ये भी क्या होगा, ये तो हो गया आपका वो रिएक्टेंस, बाई इंटू सी कर दो कंडक्टेंस, ये हो गया। तो ये फार्मूला होता है किसका, कप्पा का। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कह सकते हैं आप कंडक्टिविटी। हियर इज द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इतना हो गया, इतने रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, इससे नहीं मतलब है, बस ये जान लो कि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपान मोलैरिटी। ये फार्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस का या मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। ये है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसका फार्मूला होता है लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस की एक और डिफिनीशन आती है बेटा, ये कप्पा इंटू वॉल्यूम होता है। और ये वॉल्यूम क्या होगा, कि वो वॉल्यूम है जिसमें आपका 1 मोलर सोल्यूशन सॉल्ट या 1 मेसर साल सॉल्यूट क्या हो, डिजॉल्व हो। वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोलर सॉल्यूट डिजॉल्व हो, ऐसे वॉल्यूम की कंडक्टेंस को क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा कि वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व हो, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, ये फार्मूला समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो उसमें रिलेशन क्या है, जो मोलर कंडक्टेंस होती है ये इस फार्मूले से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब आता है कि कोई सॉल्ट है, जैसे मान लो AmBn करके कोई सॉल्ट है, या आपको पता है ब्रेक होगा MaN प्लस में प्लस NB माइनस M में, ठीक है। ऐसे सॉल्ट है, इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर कंडक्टेंस बताओ और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तब क्या करोगे आप। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला है कि ये है मोलर M, मोलर कंडक्टेंस के लिए M
लैम्डा नॉट ए प्लस एन प्लस मोलर कंडक्टेंस मतलब इसका आयन प्लस लैम्डा नॉट बी माइनस एम। ये किसके लिए होगा? फॉर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ऐसे साल्ट का निकालना हो तो ऐसे सॉल्व करोगे आप, और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो तो ये हो जाएगा 1/n कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस पॉजिटिव एन प्लस 1/m कंडक्टेंस ऑफ बी पॉजिटिव माइनस एम। ये इसी फार्मूले से आया है, पर मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया। आप इससे यहाँ से क्या कर सकते हो? डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर भी अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको कंडक्टेंस निकालनी है और ये फार्मूले में कंफ्यूजन है, तो हमेशा बेटा चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हो चाहे मोलर कंडक्टेंस दिया हो, हमेशा आप मोलर कंडक्टेंस को प्रिफर करोगे। कभी भी आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को प्रिफर नहीं करोगे मोलर कंडक्टेंस को, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे BaCl2 है, इसके लिए हम पूछ रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा। तो ये हो गया Ba डाइपॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। इसके लिए लिख दे रहे हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बस मोलर कंडक्ट आप Ba डाइपॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा 2 कंडक्शन ऑफ Cl माइनस। लेकिन अगर यहीं पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लैम्डा नॉट Ba डाइपॉजिटिव और ये हो जाएगा 1/1 लैम्डा नॉट Cl माइनस। तो ये देखो अलग अलग आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं ये इसी ट्रिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखोगे आप तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस पे, मोलर कंडक्टेंस पे और बाकी चीजों पे। तो देखो बेटा, जो कंडक्टेंस है आपकी मतलब C, इसके अलावा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये तीनों कंडक्टेंस एक जगह आप डाइल्यूशन करोगे तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये दो डिक्रीज होते हैं जब आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो, और ये वैल्यू तीन क्या होती हैं? इंक्रीज होती है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ने का क्या रीजन होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ने का क्या रीजन होता है जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं। तो बेटा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस करते हैं तो क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका जो मेन रीजन है इसमें होता है कि इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होगा कि फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है विद इन द मॉलिक्यूल विद इन द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीजेस। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहेंगे कि कंडक्टेंस क्यों बढ़ जाती है, तो उसका रीजन है कि इनके जो आयंस है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और उनकी इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे आसान से वो मूव कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ये दो पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट आता है कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और बाकी उसका ग्राफ भी पूछते हैं। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का नाम है डी बाई हकेल ओसेंगर इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन ये कहती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस माइनस B√C। ठीक है, B यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, C क्या है? कंसंट्रेशन। ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे मोलरिटी है, मोलर कंडक्टेंस है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, अब इसमें आता है कि इसका ग्राफ पूछते हैं आपसे।
कि आप ग्राफ बता दो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे और रूट सी के बीच में। तो बेटा देखो दो ग्राफ बनता है, एक ग्राफ ऐसा बनेगा और एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये किसके लिए होता है, ये होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपके एनटीए के क्वेश्चन में आ चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये यूज होता है। बात करें इसकी तो ये होता है बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जब भी क्वेश्चन आएगा एज सच आएगा, सीधा आपसे पूछ लेंगे कि ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे बात करें तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 भी मान सकते हो या फिर वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दो तो भी ये केस होगा। क्लियर? तो ये हो गया क्या आपका डीबाई-हकल-ओसेंगर इक्वेशन कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डायल्यूशन करते हैं तो कैसे वेरिएट करती है मोलर कंडक्टेंस, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे वेरिएट करती है उसका ये फार्मूला है और उसका ग्राफ है। नेक्स्ट आता है आपका कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ कई बार तो बेटा कोलरॉच लॉ के स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो वो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं उसको लिख भी दे रहा हूं कि ईच आयन मेक्स अ definite contribution called ionic conductivity, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, टू टोटल molar conductivity of electrolyte at infinite dilution irrespective to nature of other ion। ठीक है, कोलरॉच लॉ कहता है कि ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन कॉल्ड आयनिक कंडक्टिविटी टू टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इररिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ अदर आयन। ठीक है, ये कोलरॉच लॉ का स्टेटमेंट है और जब भी एग्जाम में आया है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आया है। क्लियर? तो ये हो गया कोलरॉच लॉ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया होगा। नेक्स्ट आता है बेटा अगर सॉल्युबिलिटी दी हो तो फिर मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, वो होती है कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। एक फार्मूला ये भी होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मोल पर लीटर में होगी, तो आप इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। एक फार्मूला सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में होता है मोलर कंडक्टेंस के लिए। नेक्स्ट आता है अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का आता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, ये होता है। बेटा आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है हमेशा। जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वैल्यू ज्यादा मोर होगी और ये वैल्यू लेस होगी। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो इनफाइनाइट वाली डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस थी वो ऊपर रखना है या नीचे रखना है। बेटा ज्यादा वैल्यू हमेशा नीचे आएगी क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है 1 से, और ये तभी होगा जब ऊपर वैल्यू कम हो और नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। तो ये आपको फार्मूला याद करने का तरीका है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो देखो बेटा दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, ये बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। इट्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और इसके लिए जो एंट्रोपी होती है मतलब गिब्स फ्री एनर्जी वो आएगा बेटा क्या आपका पॉजिटिव आता है।
ठीक है, मतलब ये कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होता है। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अब बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएगा, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये रिएक्शन खुद ही होती है, बस आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना होता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। तो थोड़ा यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात कर लें। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इसके लिए हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस पे जो फैराडे के दो लॉ हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाए। तो जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ फैराडे पास्ड is equal to gram equivalent of substance deposited at cathode और एनोड। ठीक है, मतलब जितना हम फैराडे पास करेंगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, कैथोड पे या तो गैस निकलेगी या फिर मेटल आयन डिपॉजिटेड होंगे या फिर कुछ भी होगा, पर उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम फैराडे को सीधा सीधा एफ माने तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब बेटा फैराडो को अगर करंट दिया हो तो कैसे चेंज करोगे, तो होता है आई इंटू टी बाई 9650। ठीक है, ये हो गया फैराडे और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। एक फार्मूला ये होता है आपका, अगर डायरेक्ट फैराडे दिए है तो दूसरा फार्मूला ये होता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में करंट की इफिशियंसी दे देते हैं, तो इफिशियंसी के लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करो। इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करोगे, इफिशियंसी इंटू आई इंटू टी अपॉन 96500 इक्वल टू, बेटा 00 होगा ये 96500 इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बहुत आसानी से इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर हम सेम करंट पास आउट करें तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट सब्सटेंस के लिए प्राप्त होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट सेकेंड सब्सटेंस के लिए मिलेगा और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट हमें थर्ड सब्सटेंस के लिए मिलेगा। मतलब अगर हमने सेम करंट पास की, मतलब सेम फैराडे दिए, तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट जो डिपॉजिटेड है या फिर एनोड पे या कैथोड पे वो सभी इक्विवेलेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे मान लूं कि कोई सोल्यूशन AlCl3 का है, कोई BaCl2 का है और कोई Na, ये बेटा क्या है, NaCl का है। ठीक है, NaCl का है। अगर इसमें हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो पूछेंगे कि बताओ एल्युमिनियम, बेरियम आयन और सोडियम आयन कितना डिपॉजिटेड होगा। तो बेटा आपने फैराडे सेम पास किया तो जाहिर सी बात है मैं ये कहूंगा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 होगा ये इक्विवेलेंट होगा अपना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम डाई पॉजिटिव आयन और ये इक्विवेलेंट होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, यही फैराडे लॉ कहता। उसके अलावा ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला अप्लाई कर लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है बेटा क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा हम सीधा सीधा बात करेंगे किसकी, डायनियल सेल की। और डायनियल सेल में भी क्या बेटा, उसमें 2 पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम बेस्ड है मैं सिर्फ उसी की बात करूंगा और किसी चीज के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो डायनियल सेल में 2 आता है कि एनोड पे क्या होता है, वो किधर पाया जाता है, और दूसरा आता है कि जो डायनियल सेल में साल्ट ब्रिज यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन है। तो बेटा डायनियल सेल में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वो है एलोन। ये निमोनिक आपको याद रखनी है। ए फॉर क्या होगा, ए स्टैंड फॉर बेटा एनोड
और एनोड पे क्या होता है, जो एनोड होता है बेटा वो लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। मतलब जो रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करोगे आप या फिर अगर सेल दिया गया है तो वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और ये इसका जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम देयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं टू कंप्लीट द सर्किट। तो ये चीजें याद रखनी है कि डायनियल सेल में एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वो लेफ्ट साइड पाया जाएगा, वो निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है। बस इतनी सी बात अब पूछते हैं डायनियल सेल में। ठीक है, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो सेलों को मिला दिया जाता है, ये सब चीजें नहीं आती हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं डायनियल सेल में जो साल्ट ब्रिज यूज करते हैं इसका क्या रोल है। तो साल्ट ब्रिज का बेटा रोल मैं बता दूं, इसके तीन मेनली रोल हैं। पहला रोल ये है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इट्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट इंटरनल सर्किट, कंप्लीट इंटरनल सर्किट। एंड थर्ड है इट रिड्यूसेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब पूछते हैं कि साल्ट ब्रिज में कौन सा आप यूज करोगे इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो बेटा, उन इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया जाता है जिनकी वेलोसिटी सेम हो। तो वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम आयन एंड वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इज नियरली इक्वल टू सेम। इसी वजह से हम पोटेशियम साल्ट यूज करेंगे, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ पॉजिटिव आयन की भी स्पीड सही चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट चाहिए, और निगेटिव आयन की। ठीक है, तो इतना हो गया आपका क्या, डायनियल सेल के बेसिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये दो टाइप का होता है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई एम, एम डाई पॉजिटिव, और इसको डिनोट करते हैं बेटा ई एम डाई पॉजिटिव। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इससे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और ये रिड्यूस हो रहा है इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है कि एक रिलेशन होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको फार्मूला, मतलब ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आता है सीधा सीधा ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल होता है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब ये वैल्यू बेटा आप जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप सेल का ईएमएफ इसी फार्मूले से निकालोगे। ठीक है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो बेटा आप ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन की वैल्यू पुट आउट कर लेना, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको आप पुट आउट कर सकते हो, लेकिन मेन जो इक्वेशन है वो है आपको इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आता है ये एनोड है। नेक्स्ट है आपका बेटा एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो कोई वो दिया है ए टू बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू E1 है। कोई बी है उसमें N2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और उसमें पोटेंशियल क्या है आपका E2 दिए हैं, और कह रहे हैं कि ए सी में कन्वर्ट हो रहा है उसमें N3 इलेक्ट्रॉन की यूज हो रही है, तो E3 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसके लिए फार्मूला होता है E3 आप यहां से डायरेक्ट निकाल लोगे, वो आएगा N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूं आपको। मान लो कि कॉपर डाई पॉजिटिव आयन है, ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो जो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू है वो X है। कॉपर प्लस कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू Y है, और पूछ रहा है कि जब कॉपर डाई पॉजिटिव को कॉपर +1 में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए E की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो बेटा
ये फार्मूला लगाने से पहले देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन के चेंजेस 2 हो रहे हैं तो 2 होगा, इसमें कितने का चेंजेज हो रहा है 1, और इसमें कितने का चेंजेज हो रहा है 1। तो बस करते हैं, सीधा सीधा E चाहिए, N1 E1, N क्या है 2, E1 की वैल्यू x, ठीक है, प्लस अब बताओ N2 कितना है 1, और Y क्या E2 क्या लिखेंगे बेटा, देखो हमें जो रिएक्शन है इसमें देखो कॉपर पॉजिटिव आयन लेफ्ट साइड में है, लेकिन जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसमें हमें कॉपर डाई पॉजिटिव किधर चाहिए, राइट साइड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा -y, ठीक है बस। और यहाँ पे कितना यूज हो रहा है 1, तो जो न्यू E होगा वो होगा 2x - y। एक बार फिर मैं क्वेश्चन को बता दूं, ध्यान से समझो कि अगर इसको रिएक्शन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कॉपर डाई पॉजिटिव कॉपर, और यहाँ पे हो गया कॉपर 1, और यहाँ हो जाएगा कॉपर, और हमें क्या चाहिए कॉपर डाई पॉजिटिव और कॉपर +1, ठीक है। इसके लिए दिया है x, इसके लिए दिया है क्या y, और ये पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है इसमें कॉपर डाई पॉजिटिव लेफ्ट साइड है, तो ये जो E1 की वैल्यू है हम एज सच रखेंगे, लेकिन इधर देखो राइट साइड में ये है, तो इसको राइट साइड में कन्वर्ट करोगे तो रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। मेरा मतलब बस इतना था आपको समझाने से, ओके। तो ये बस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे आसानी से। अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेटा होती है हाफ सेल के लिए भी पाई जाएगी, और ये होती है बेटा कंप्लीट रिडॉक्स सेल के लिए भी। तो अगर हाफ सेल के लिए होगी, हाफ सेल रिएक्शन के लिए होगी, तो इसका फार्मूला होता है, मान लो कोई ये है रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है इक्वल टू इनफाइनाइट डायल्यूशन पे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT/NF log Q, ठीक है। और Q क्या है आपको पता ही है, हाफ सेल जो रिएक्शन होगी कंसंट्रेशन अपन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अगर RT/NF को हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, ये हो गया, ये हो जाएगा E0 M डाई पॉजिटिव M माइनस 0.0591 अपान N log Q। जब RT और F की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल के लिए आपका नर्स्ट इक्वेशन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंप्लीट सेल के लिए। तो कंप्लीट सेल के लिए क्या होगा, कंप्लीट सेल के लिए होगा ई सेल इक्वल टू इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सेल माइनस ये हो जाएगा 0.0591 बाई N log Q, ठीक है। इतना होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो आप यहाँ जो N है वो क्या है, तो ये है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उस वही क्या है N की वैल्यू, ठीक है। तो इतना हो गया नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है इसमें, देख लो आप, आता है कि कभी कभी कहते हैं कि मान लो इफ, एक मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ही करा दे रहा हूं, समझ जाओ कि क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ अ जिंक इलेक्ट्रोड इज डाइल्यूटेड 100 times then its new रिडक्शन पोटेंशियल इज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मतलब कोई इलेक्ट्रोड है उसको ये डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उससे नए केस में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो बेटा इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लो 10 के पावर p टाइम्स किसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो आता है E1 माइनस E2 इक्वल टू 0.0591 अपान N इंटू P। P क्या है, पावर ऑफ 10, 10 के जो पावर रेज होगा वही क्या होगा, P होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ये 100 है तो इसको क्या करोगे 10 टू दी पावर 2, तो बस इसके लिए जो चेंज इन डिफरेंसेस आएगा वो आएगा 0.0591। आपको पता है जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिंक डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पावर कितना है 2, तो चेंज इन जो आएगा रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना होगा 0.0591।
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कभी कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछ लेते हैं पीएस से, तो उसके लिए बेटा फार्मूला है सीधा सीधा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू माइनस का 0.0591 इनटू पीएच। ये बेटा सीधा सीधा आप फार्मूला यूज करोगे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नीट 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसमें पीएच की वैल्यू उसने 10 दे दी थी और पूछा था कि बताओ न्यू जो होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा उसकी वैल्यू आप वहां से देख लेना, ये क्वेश्चन आपने किया होगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आता है गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन। तो बेटा ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माई प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, ये होता है एक फार्मूला। आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, और जो डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी और जो एल एन क्यू है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है आपका केसी में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। एक फार्मूला इसका ये हो गया। ये बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है आपका, नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट उसने ये किया था कि कभी डेल्टा जी नॉट रखा था कभी जी रखा था। तो आपको ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम पे कभी भी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी 0 नहीं हो सकती, होगी तो एक कंडीशन वाली ही 0 होगी, कभी भी फ्री चीज 0 नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको क्या दे देंगे, ई नॉट सेल दे देंगे, ई नॉट सेल दे देंगे आपको और पूछेंगे बताओ बेटा केसी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, केसी इक्वल टू 10 एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। बेटा इस फार्मूले को अगर आप यूज करोगे तो सीधा सीधा क्या होगा, केसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा डेल्टा जी और ई नॉट सेल में रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर आप स्टैंडर्ड लोगे तो ये होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एक रिलेशन ये भी होता है। ठीक है, ये दो रिलेशन होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या करता है, फ्यूल सेल करता है बेटा कि ये जो कंबस्चन एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्चन, ये कंबस्चन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये होता है फ्यूल सेल का काम। और बेटा ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है, उसमें पूछा था कि कौन सेल जो होगा कंबस्चन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और उसमें ऑप्शन फ्यूल सेल दिया था, तो वो तो उसका आंसर था। नेक्स्ट आता है, आपने एफिशिएंसी पढ़ा होगा, ईटा एफिशिएंसी होती है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। कभी कभी इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नर्स इक्वेशन और सेल से रिलेटेड फार्मूले। अब बात करते हैं हम बैटरी की। ठीक है, तो बैटरी से पहले सेल की बात करें, सेल में आता है बेटा प्राइमरी सेल और दूसरा आता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल क्या होते हैं, देखो प्राइमरी सेल में दो हैं, एक है आपका ड्राई सेल और दूसरा है आपका बटन सेल। देखो बटन सेल यूज किया जाता है वॉच में, और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है, कांस्टेंट करंट सप्लाई। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है KOH। इसका रीजन है कि KOH कंज्यूम नहीं होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के दौरान बटन सेल में KOH कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए थ्रू आउट द लाइफ ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको वॉच में यूज किया जाता है। बात करते हैं ड्राई सेल में, तो देखो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट आपका यूज किया जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो डिपोलराइजर है, ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट BHU में आया है, इसकी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें जो डिपोलाइजर है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है, ये डिपोलाइजर की तरह एक्ट होता है। ठीक है,
ये हो गया प्राइमरी सेल की बात। अब बात करेंगे सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में हम बात करेंगे किसकी बेटा, सीधा सीधा हम बात करेंगे बैटरीज की, ठीक है। और बैटरीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो बैटरीज में बेटा कुछ नहीं, सीधा सीधा वो पूछते हैं इक्वेशन कि डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड पे क्या होगा और चार्जिंग के दौरान क्या होगा। तो मैं सीधा रिएक्शन लिख दे रहा हूं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा बेटा, देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड पे। तो एनोड पे क्या होता है कि जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है। ये सल्फेट आयन कहाँ से मिलेगा बेटा, ये मिलता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। इसमें क्या होगा 2H प्लस रिमूव हो जाएगा और ये क्या होगा सल्फेट आयन यहाँ से मिलेगा, ये कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में। ये क्या हो गया, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है वो। अब बात करते हैं कैथोड पे क्या होगा। तो देखो कैथोड पे ये होता है कि जो तुम्हारा लेड ऑक्साइड है ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके सल्फेट आयन वापस फिर कहां से मिलेगा, H2SO4 से। और इसमें क्या होगा 2H प्लस आयन निकल जाएंगे, सल्फेट आयन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, लेड सल्फेट प्लस H2O बना लेता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रिएक्शन क्या हो गई डिस्चार्जिंग की एनोड पे और कैथोड पे। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछें कि चार्जिंग की रिएक्शन बताओ, तो चार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी बेटा, देखो चार्जिंग की रिएक्शन के लिए मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बता दे रहा हूं। चार्जिंग के लिए क्या करोगे आप कि जो रिएक्शन है उसको जस्ट रिवर्स कर दो। तो रिवर्स द रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स द रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो एंड रिवर्स द इलेक्ट्रोड। मतलब कि ये जो रिएक्शन ऐसे हो रही है तो अभी क्या होगा इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन अब ये किस पे होगी, कैथोड पे। और ये जो रिएक्शन है जो इस डायरेक्शन में हो रही है वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन अब किस पे होगी, एनोड पे, ठीक है। तो आप डिस्चार्जिंग याद कर लो। चार्जिंग के लिए क्या करना है, रिएक्शन को रिवर्स करना है और इलेक्ट्रोड को चेंज कर देना है। मतलब जो रिएक्शन एनोड में डिस्चार्जिंग पे होगी वो रिवर्स होके कैथोड पे होगी, और जो रिएक्शन कैथोड पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान हो रही है वो रिवर्स होके एनोड पे होगी। इस तरह याद कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका याद करने का। अब आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी नहीं होगी तो आप याद कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करूंगा। तो एप्लीकेशन क्या है, तो देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर पता करने के लिए, रिड्यूसिंग और कई तरह के हैं। तो मैं एक बाई एक बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपको बेटा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। तो इसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब कोई सब्सटेंस कितना तेजी से रिड्यूस होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसआरपी के, ठीक है। एक तो ये हो गया, समझ गए आप। एसआरपी ज्यादा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। एक तो ये हो गया, इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। जो जितनी ज्यादा अच्छी मेटल होगी वो उतना आसानी से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी।
और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिसकी एसआरपी ज्यादा वो क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होगी। इसीलिए बेटा जब ईसीएस में आप नीचे आते हो तो मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि एसआरपी की वैल्यू डाउन टू द सीरीज कम होती बढ़ती जाती, इस वजह से ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होती जाती। नेक्स्ट इसमें जो एप्लीकेशन है वो है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल है ये आपको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। जो जितना ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है वो इतनी आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। मतलब डाउन टू द ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होती है, नॉन मेटल की बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोलिसिस में इसका। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या एप्लीकेशन आता है, देखो मान लो बेटा कि हमने दो ले लिया, एक ले लिया एक्वस केएफ सोल्यूशन और ले लिया एक्वस केसीएल सोल्यूशन। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि बताओ कि कैथोड पे क्या लिबरेट होगा और एनोड पे क्या होगा। ठीक है, इसमें भी पूछेंगे कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। तो आपको पता है कैथोड पे क्या होगा, गैस निकलेगी, एनोड पे भी गैस निकलेगी या मेटल डिपॉजिटेड होगी। तो एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये पूछते हैं। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगा, कैटायन मतलब यहाँ पे जो भी आएगा। अब आता है देखो बेटा एक्वस केएफ लिया है तो इसमें क्या है, वाटर भी है और केएफ भी है। ठीक है, आपको पता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन भी जा सकता है, पोटेशियम आयन भी जा सकता है, तो इन दोनों में कौन जाएगा कैथोड पे, ये आता है क्वेश्चन। तो देखो बेटा कैथोड पे वो जाएगा जो ईसीएस में क्या होगा, नीचे होगा। नीचे समझ में आया, मतलब जो कैथोड पे वो स्पीसीज डिपॉजिट होगी, वो स्पीसीज डिपॉजिट होगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाई जाएगी। ठीक है, मतलब कैथोड पे वो मेटल या वो एटम डिपॉजिट होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। अब इन दोनों में देख लो बेटा, तो पोटेशियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है जबकि हाइड्रोजन नीचे आता है। तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ना कि पोटेशियम आयन डिपॉजिटेड होगा। नेक्स्ट एनोड पे क्या होगा, तो एनोड के केस में देखो बेटा ये होगा कि एनोड पर वो गैस निकलेगी जिसके पास कम ऑक्सीजन हो। अब यहां कम ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि देखो, लेकिन यहां एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये फ्लोराइड के केस में सही नहीं होगा। मतलब फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब जगह ये लागू होगा। मतलब जिसके पास कम ऑक्सीजन है तो फिर वो नहीं निकलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, जो आपका साल्ट दिया गया है क्या है, यहाँ पे फ्लोराइड है और वाटर है, उसके पास एक ऑक्सीजन है। तो अकॉर्डिंग टू द केस क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलनी चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगा, फ्लोरीन गैस निकलेगी। उसका रीजन ये है कि जो फ्लोराइड होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये ईसीएस में सबसे नीचे होता है। तो अल्टीमेटली आपका ऑक्सीडेशन फ्लोरीन का ही होगा। फ्लोरीन जहां दिखे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पे हमेशा फ्लोराइड ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो फ्लोराइड के केस में ये चीजें लागू नहीं होंगी, बाकी हर एक केस में लागू होगी। जैसे बेटा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे हमने क्या ले लिया, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूं इसको हटा के, जैसे हमने ले लिया एक्वस अमोनियम सल्फेट।
एक्वस अमोनियम सल्फेट ले लिया। बेटा अमोनियम नहीं लेते हैं, यहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट है एक्वस सोडियम सल्फेट। हमने सोडियम सल्फेट ले लिया। अब पूछेंगे बताओ एनोड पे क्या रिलीज होगा और कैथोड पे क्या होगा। तो बेटा आप बताओ। देखो इसमें दो कंपोनेंट है, एक्वस है मतलब वाटर भी है तो H2O भी है और Na2 है और SO4 है। ठीक है, मतलब कैथोड पे तो इन दोनों में से कोई जाएगा, या तो हाइड्रोजन या तो सोडियम, और इसमें क्या जाएगा या तो सल्फेट क्या होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड या डाइऑक्साइड में निकलेगी या तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। एनोड पे यही तो होगा। तो बेटा इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है कि कैथोड पे वो जाएगा जो ईसीएस में नीचे होगा। आपको पता है ईसीएस में सोडियम ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, तो कैथोड पे क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन अब इन दोनों में बात करें कि सल्फेट डिपॉजिट होकर सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस देगा या ऑक्सीजन जाएगी, तो यहां पे सेकेंड ट्रिक देखो क्या लगेगी। वो लगेगी कि एनोड पे वो गैस निकलेगी जिसके पास ऑक्सीजन कम हो। और बताओ किसके पास ऑक्सीजन कम है, इसके पास ऑक्सीजन कम है, इसलिए एनोड पे क्या निकलेगी ऑक्सीजन निकलेगी। यहाँ पे ये ट्रिक कारगर होगी। जब फ्लोराइड होगा उस केस में इस ट्रिक को आप यूज नहीं करोगे, सीधा सीधा फ्लोराइड को यूज करोगे, वरना ये ट्रिक आपकी यहाँ पे काम आएगी। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस में ईसीएस का क्या यूज होता है। इसके अलावा रिएक्टिविटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपने किए ही होंगे। नेक्स्ट आता है आपका करोजन। करोजन के बारे में बता दें। करोजन में बेटा देखो दो तीन पॉइंट है। उसमें एक है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट क्या होता है ये पूछते हैं। तो बेटा देखो जो रस्ट होता है वो होता है Fe2O3.Xs2O। ये क्या होगा, ये होता है आपका रस्ट। ठीक है, और पूछते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है। तो बेटा ये होता है एनोडिक प्रॉपर्टी की वजह से। एनोडिक प्रॉपर्टी के वजह से क्या होता है रस्टिंग होता है। ठीक है, और पूछते हैं कि जो एसिड होता है एसिडिक मीडियम इंक्रीजेस रस्टिंग, मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होती है रस्टिंग बढ़ जाती है। इसके अलावा एक आपने पूरा पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, आयरन से रस्टिंग बचाने के लिए हमने क्या किया जिंक की कोटिंग कर दिया। तो इसी को बेटा हम क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक टू रिड्यूस फॉर रस्टिंग इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो ये होगा। ठीक है, तो बेटा मैंने मोस्टली कोशिश की है कि सारे फार्मूले इस चैप्टर के आपके रिवाइज हो जाए और एक चैप्टर आपके एक बार गो थ्रू होके चला जाए। फिर भी कुछ कमी रह जाती है या कुछ भी हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि तभी मैं जान पाऊंगा कि मतलब मैंने इस चैप्टर में क्या लूज किया। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन। और सोल्यूशन बेटा देखो हमने कंसंट्रेशन जो टर्म है जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी मोलरिटी, ये बेटा मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट में ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे उसको बताने का कोई सेंस नहीं है और यहाँ पे बता के फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम शुरू करेंगे सीधा सीधा यहाँ पे सोल्यूशन जो मेनली कंसर्न है आपका क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो सीधा सीधा हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये जो प्रॉपर्टी है होती है ये केवल डिपेंड करती है डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब जितना पार्टिकल है उसी पे डिपेंड करेगी ऑफ सॉल्यूट नॉट नेचर। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे आपका सॉल्यूट किसी भी नेचर का उससे नहीं मतलब है। अगर आपने पार्टिकल की वैल्यू चेंज की तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी वरना नहीं होगी। बेटा चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है, तो पहले हम पढ़ा रहे हैं क्या ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है आपको पता है, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये होता है पाई इक्वल टू CST। ठीक है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, ये हो गया। ठीक है, बात करते हैं बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए। तो जब आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा तो पाई 1 बाई पाई 2 की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्मोसिस के बारे में। ये अब आता है आपको पता है कि जो ऑस्मोसिस होती है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है मूवमेंट होता है।
तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो नेचुरल होती है और जो आर्टिफिशियल होती है किसकी बनी होती है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूं तो जो सेमी परमिएबल नेचुरल है वो कौन कौन सी होती हैं और आर्टिफिशियल कौन कौन सी होती हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेटा नेचुरल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी आपकी, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। गाल ब्लैडर हो गया, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, ये सब क्या है। इसके अलावा एक वाइट में जो व्हाइट सी सफेद सी जो होती है वो भी सेल ही है, आपको पता है वो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल ले, पर ये नेचुरल है। बात करते हैं आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल में बेटा सेलुलोज मेम्ब्रेन को हम यूज करते हैं। इसके अलावा परचामेंट पेपर भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यूज होती है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको बताने का मेरा मेन सेंस था वो होता है बेटा ये जो होता है यूज किया जाता है किसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने में, मतलब इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में इतना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, ये सब कोई बात नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ बेटा अप्लीकेबल होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और राउल्ट्स लॉ में ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनटू प्योर फॉर्म में उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ लिक्विड एट प्योर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया राउल्ट्स लॉ, ठीक है। मान लें इसमें एक केस और आता है कि कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें दो लिक्विड मिक्स किए गए हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, क्लियर। इसका मोल फ्रैक्शन ये है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, और प्योर जो इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इतना है और प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इतना है। तो कभी कभी पूछते हैं कि बताओ प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मतलब इस प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा, ये पूछते हैं। तो बेटा प्रेशर ऑफ मिक्सचर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, बस यहाँ पे लगा देते हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। ये एक फार्मूला ये हो गया टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का निकालने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, आपने देखा होगा कि ये ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, और ये ग्राफ होता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, एक सबस्टेंस का 1 लेंगे दूसरे का 0 लेते हैं, और सेम काम यही दूसरे के साथ कहते हैं, मोल फ्रैक्शन जिसका हमने 1 लिया था उसको 0 करेंगे और जो 0 था 1 करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जब ये मोल फ्रैक्शन 1 लिया था तो प्योर फॉर्म में जो आपका था पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म में वो ये था, यहाँ पे लाई कर रहा था। ये जो बेटा ऊपर है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में ये था और यहाँ पे क्या हो गया पी नॉट बी। तो जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा बेटा वो ऐसे लाई करेगा, ठीक है, यूं होगा। और ये प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यही तो होगा इन लिक्विड। अब आता है, जैसे आपको पता है बेटा जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी कम होती जाएगी बी की बढ़ती जाएगी, तो जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और कम होते 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 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। सेम काम यही किसके साथ करेंगे, बी के साथ भी यही होगा। उसका क्या हो रहा है, मतलब पहले तो हाई है लेकिन जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है ये प्रेशर कम होता जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। तो ये बेटा क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए ये क्या होगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी ये होगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो ऐसे करके ग्राफ भी आता है, ठीक है। तो हमने ग्राफ की भी बात कर ली। अब आपसे पूछते हैं कि बेटा क्वेश्चन ये आता है कि वाइपर फेज में आपसे पूछेंगे
कि बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और आपको दिए रहेंगे कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन मान लो ये है और एक्स भी है, तो बताओ मतलब वेपर फेज में इसका किसी एक का पूछ लेंगे कि बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो सीधा सीधा बेटा हम मान लिए कि वेपर फेज के लिए हमने मान लिया कि ये क्या है, वाई ए मोल फ्रैक्शन है फॉर ए और वाई बी है फॉर बी। मान लो किसी एक के लिए पूछ रहे हैं, जैसे हमने वाई ए ले लिया, तो ये होता है बेटा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड फेज अपॉन टोटल प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, तो बस पार्शियल प्रेशर क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी टोटल कितना होगा, वही एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट पी, मतलब मोल फ्रैक्शन ये। तो कभी कभी वेपर फेज में, अब ये जो मोल फ्रैक्शन है क्या है, वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन है, दिस इज द वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट वेपर फेज वाले फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है, अभी तो हम वेपर फेज वाले में बात कर रहे थे, अब आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, तो उसको मान लो अगर एन मोल सॉल्यूट के, तो एन हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन, या कैपिटल एन क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पे क्या है बेटा, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया, तो ये होगा। तो बेटा अगर इसको आप वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऐसे लिखोगे एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब इसमें भी बेटा दो कंडीशन हो सकती है, वो दो कंडीशन क्या हो सकती हैं, अगर सोल्यूशन क्या है आपका वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट इन द सेंस कि जो मोल्स हैं किसके, सॉल्वेंट के, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्यूट, तब बेटा इस फार्मूले को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ये हो जाएगा पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो क्या करेंगे, तो बेटा अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या डाइल्यूटेड हो कुछ भी हो, उसके लिए आप सीधा सीधा ये फार्मूला यूज कर लो, यहाँ हो जाएगा पी एस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। इसके लिए किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो या फिर कंसंट्रेटेड हो, किसी भी केस में ये फार्मूला एक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको रिमाइंड कर लो तो कंडीशन की कोई फुलफिल नहीं है, फिर भी अगर डाइल्यूट कंडीशन होती है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन का। अब बताओ इसमें आ जाता है आपके एग्जांपल्स, ये आइडियल सॉल्यूशन की अभी हम बात कर रहे थे, तो आइडियल सॉल्यूशन के में एग्जांपल्स क्या हो सकता है, जैसे में इसमें हो सकता है बेटा बेंजीन, टॉल्यूएन, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेटा ये भी क्या है आपके आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, बेटा ये भी क्या है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, ये भी क्या है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें, उसी को तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो देखो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और एक होता है बेटा निगेटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन जब ये सॉल्व करेगा तो आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो एक्चुअल लग रहा था वो ग्रेटर देन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स से पी नॉट ए से, जबकि आइडियल सोल्यूशन में क्या था ये बराबर थे, लेकिन इसमें क्या होगा ये ज्यादा होगा। सेम इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ जो बी होगा वो भी ज्यादा होगा एक्स बी पी नॉट बी से, और जो पी टोटल होगा बेटा, जो टोटल प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा इन दोनों के जो प्रेशर को हम ऐड करके कर रहे थे उनसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बी पी नॉट बी। क्लियर, इसके बेटा एग्जाम्पल हो गए आपके, जैसे क्या है रेक्टिफाइड स्प्रिट,
मतलब इथाइल एल्कोहल को हम यूज करेंगे विद वाटर, बेटा ये हो गया रेक्टिफाइड स्प्रेड, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रेड इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और इसके लिए ग्राफ क्या बनता है बेटा, देखो इसके लिए ग्राफ ये बनता है, जो बेटा ये देखो आइडियल गैस के लिए ये हो गया, मतलब आइडियल सोल्यूशन के लिए यहाँ पी नॉट ए था, यहाँ पी नॉट बी था। तो अभी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो जो ये ग्राफ है अब ये ऐसे नहीं रह जाएगा, ये ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअल जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये ऐसे रह जाएगा, मतलब अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। बेटा जब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो इससे जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स टर्म्स यूज्ड फॉर द नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। अब इसको मिनिमम क्यों कहते हैं, तो देखो बेटा इसका रीजन ये है, आप बताओ कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है वो क्या है, पार्शियल वो प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, मतलब इसका मतलब इनके बीच क्या है, बॉइलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है, तभी तो उतने ही टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जो सोल्यूशन आपका 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था वो अब 90 पे ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, पॉजिटिव डेविएशन का केस। बेटा अब यहीं पे हम क्या बता दे रहे हैं आपको, निगेटिव डेविएशन का केस। निगेटिव डेविएशन के लिए क्या करोगे बेटा, देखो ये हो गया क्या आपका निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में जस्ट चीजें रिवर्स हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, जो हमें ज्यादा लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो कम आएगा, राउल्ट लॉ के केस वाला। और ये जो ग्राफ है जो ऐसे था बेटा, अब ये ग्राफ कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ निगेटिव डेविएशन में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में बेटा यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये मिनिमम एज बॉइलिंग ट्रॉफ नहीं होगा, ये क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लें, तो जो एग्जाम्पल होगा उसमें क्या होगा बेटा, आपको H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसमें H2SO4 होगा बेटा 98% और बाकी क्या होगा, वाटर। दूसरा है HNO3 प्लस H2O, ये होगा 68.5% और बाकी वाटर होगा। इसके अलावा HCl प्लस H2O, जिसमें HCl कितना होगा 20.5%। देखो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का यहाँ मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज दिया है ना, इस परसेंटेज पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉलो अप होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये कहते हैं कि जिन दो आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ये दोनों साथ में बॉयल करने लगे, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं, देखो अगर H2SO4 और H2O को अलग अलग कंसंट्रेशन में लो आ, तो H2SO4 किसी अलग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेगा और H2O किसी अलग बॉइलिंग पॉइंट पे। मान लो H2SO4 तुम्हारा 120 डिग्री पे कर रहा है तो वाटर 100 डिग्री पे करेगा। लेकिन ऐसा कंसंट्रेशन का मिक्सचर जिसमें पानी और सल्फेट ये दोनों 90 पे या फिर 110 पे क्या करने लगे, बॉयल करने लगे, तो ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ गए आप। तो फिर ये जो मिक्सचर होगा ये होता है, और ये होता है बेटा आपका क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्यों कहेंगे इसको, इसका रीजन ये है कि बेटा क्या होता है, आप बताओ, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनकी ज्यादा है। इसीलिए तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर बन रहा था अब वो नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्लियर। तो मैंने पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली। बेटा एक यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक्स डिस्कस करूंगा कि कैसे आप याद करोगे
पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को। ठीक है, तो बेटा ABCD तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आज हमारे साथ पढ़ लो। ये हो गया A, यहाँ पे हो गया B, यहाँ पे हो गया C, फिर C और ये हो गया बेटा D। अब इस ABCD का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो A स्टैंड फॉर बेटा एसीटोन, ठीक है, B फॉर बेंजीन या फिर CS2 या फिर क्या होगा बेटा इथाइल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड C4 और यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और D पे यहाँ हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब आता है आपसे पूछेंगे बताओ इन दोनों को मिक्सचर को क्या लिया तो कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा कौन नेगेटिव। तो देखो बेटा ऊपर की जो तीन है ये आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। मतलब एसीटोन बेंजीन से, इससे और इससे, इन तीनों से क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से पॉजिटिव, कार्बन टेट्राक्लोराइड इससे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन दोनों के बीच में कौन सा डेविएशन होगा, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। बात करते हैं बेंजीन की और क्लोरोफॉर्म की, तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म भी क्या करेंगे, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। इसके अलावा डाई इथाइल ईथर एसीटोन के साथ क्या करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। दो बार इसको अगर आपने बना लिया तो बेटा आपको याद हो जाने वाला है। एक पॉइंट इसमें मैं बता दूं कि सोल्यूशन चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, बेटा जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा H जो मिक्सचर होता है ये बेटा जीरो होगा और डेल्टा G मिक्सचर भी क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सेकंड जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी एलिवेशन इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के लिए सीधा सीधा आपको फार्मूला बता दूं, ये होता है डेल्टा TB। इसको कह सकते हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बाद में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये हो जाएगा TB माइनस T0। ठीक है, ये होगा बेटा KB इन डॉट M और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये फार्मूला एक होगा किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। और यहाँ पे ये KB है बेटा इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और ये क्या होता है, ये बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ M क्या है बेटा, यहाँ पे है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को मैंने यहाँ इलेबरेट कर दिया। मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये सॉल्वेंट होगा बेटा और ये होगा क्या, सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका लेंगे हम, सॉल्यूट का। ओके, तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने के लिए, तो होता है RT0 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। ठीक है, अब यहाँ पे R तो आपको पता है गैस कांस्टेंट होगा, T क्या है यहाँ पे, ये है बॉइलिंग पॉइंट और LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, मोलैलिटी से रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा आप बिल्कुल अभी जाकर तुरंत देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे जल्दी ही आपको हो जाएंगे, मैंने वहां बहुत सारी चीजें बता चुकी है। नेक्स्ट है बेटा, ये तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है क्या आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये होता है बेटा डेल्टा TF इक्वल टू, अब आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बाद में क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ होगा, तो ये होता है T0 माइनस
टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। बेटा फिर वही से जो उसके लिए आप यूज किए थे, बस इसमें दो चीजें चेंज करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस डिप्रेशन और एलिवेशन में सिर्फ एक अंतर है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो मतलब ये सोल्यूशन का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ये के एफ। यहां पे क्या है, तो के एफ है बेटा आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये हो गया। अब इसको भी निकालने का एक फार्मूला होता है, वो होता है के एफ इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। अब एल एफ क्या होगा, तो यहाँ पे जो बेटा आपको पता है जो एल एफ होता है, टी नॉट क्या होगा यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, और एल एफ हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमने कर लिया। अब एक टर्म्स आता है वांट ऑफ फैक्टर। तो हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर, एक बार फिर जान लीजिए, क्वांट ऑफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं और एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल थे, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। एक ये होता है, दूसरा होता है वांट ऑफ फैक्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल या फिर ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये भी क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन में क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन। तो ठीक है, तो ये हो गया अल्फा। अभी हम क्या ले रहे हैं बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सोल्यूशन ले लिया है इसमें क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये कब होगा, जब डिग्री ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा है। दूसरा डिग्री जब क्या हो, परसेंटेज एसोसिएशन हो, मतलब एसोसिएशन में क्या होगा, जब एसोसिएट करेंगे तो ये होता है अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 बाई एन। ठीक है, यहाँ पे जो एन होता है ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, ये हो गया एन की वैल्यू। अब बेटा आता है कि मतलब जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी, तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पीछे बताई है सब में क्या करोगे आप, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ओके, तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल जो होती है, एक्चुअल इज आई इंटू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। तो अभी हम जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे, अगर उसमें हमने क्या किया,
वांडा फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, अब आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ फंक्शंस और आई के बीच में रिलेशन। तो देखो जितनी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ी है बेटा, मतलब ऑल क्वांटिटी एक्सेप्ट freezing point and vapor pressure is directly proportional to effective concentration. Effective concentration that is I into N। ठीक है, ये होता है, मतलब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इंक्लूडिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली होती हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन के, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन के। आपने क्वेश्चन दिया होगा, 3-4 आंसर दे देंगे, पूछेंगे कि इनको फ्रीजिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करो, इनको वेपर प्रेशर के ऑर्डर में अरेंज करो, और फिर कहेंगे कि इनके बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होगा। तो बेटा सारी क्वांटिटी है वो डायरेक्टली होती हैं, बट फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, तो ये यहाँ पे फिनिश्ड होता है। इसके बाद एक और बस इस चैप्टर में पॉइंट बचता है, वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए है, और हेनरीज लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होती है, ठीक है, वेपर फेज में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। और इस गैस को हम किसमें इसकी सॉल्युबिलिटी को वो करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के रूप में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दैट इज एक्स गैस। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहाँ जो के एच है ये क्या है बेटा, ये है आपका हेनरीज कांस्टेंट, ये है हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर, तो ये हो गया। तो बेटा ये चैप्टर भी आपका फिनिश्ड हो गया। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन। मैंने बेटा फिर से क्विक रिवीजन कराने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर वीडियो में कुछ चीज छूट गई हो या फिर आपको समझ में नहीं आया तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बेटा कल से हम लोग क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं उनको 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद ऑर्गेनिक कंप्लीट कराएंगे, और इसी तरह हमारी क्या होगी, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। तो बेटा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप रिवीजन करने बैठें तो जो मैं चैप्टर कराने जा रहा हूं, जैसे इनऑर्गेनिक में मैं कल पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराऊंगा, तो बेटा इसको आप पढ़ के बैठना, तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे। फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।